ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटनेस थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 21 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसान से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globaliti.org के नाम से। इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से नया टैब ओपन होगा। यहाँ पे देख रहे हैं होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स। ये जो ऑप्शन है आपको नॉर्मली मोबाइल में नहीं दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देगा, इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है, वहां क्लिक करेंगे तो फिर ये जो नीचे आ गया आपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, इसके लिए सब आ जाएगा। आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे इस तरह से टैब ओपन हो जाएगा और नीचे को स्लाइड करेंगे। देखिए पहला यहाँ पे ऑप्शन हो गया फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, इस पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह से नया टैब खुलेगा। नीचे हम लोग स्लाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर लिखा हुआ ना पीडीएफ। तो कोई सा भी पीडीएफ डाउनलोड करना है। नॉर्मली आपको जैसे पार्ट 4 चाहिए, इस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बताया बस ऐसे नॉर्मली कीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह दिखा रखा है। इसमें ये जो ऊपर वाला इसका साइन टाइप का बना हुआ है, यह भी देखिए टेपर में है। और ये जो नीचे वाला यह हिस्सा इतना, यह भी टेपर में, ये इतना अलग हिस्सा टेपर में है और इतना अलग हिस्सा टेपर में है ऊपर वाला। तो यह जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्बर। क्या बोला जाता है, आर्बर। या कहाँ लगा होता है, या मशीन के स्पिंडल में लगता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि यह जो है हमारा यह क्या है, आर्बर है। आर्बर हमारा कहाँ लगता है, मशीन के स्पिंडल में लगता है। दरअसल यहाँ पे जो हमारी ड्रिल चक वाली मशीन होती है ना, ड्रिलिंग मशीन, मैं ड्रिलिंग मशीन की बात कर रहा हूँ। एक तो होता है ड्रिलिंग मशीन जिसमें डायरेक्ट स्पिंडल में हम लोग ड्रिल बीट को पकड़ते हैं। तो वह जो ड्रिल बीट होती है उसकी सैंग टेपर में होती है। जिस ड्रिल बीट के सैंग टेपर में होती है उसको डायरेक्ट मशीन के ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में पकड़ लिया जाता है। और जिस ड्रिलिंग मशीन की सैंक जो होती है वो पैरेलल होती है, टेपर नहीं होगी। सैंक कैसे होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी, सीधी सैंक होगी। उसको हम लोग चक में पकड़ते हैं, ड्रिल चक में पकड़ते हैं। तो ड्रिल चक में पकड़ने के लिए क्या होगा, हमें ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल चक लगाना पड़ेगा। तो जो ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल है उसके अंदर यह आर्बर लगाया जाता है। ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में यह आर्बर लगाया जाता है। तो यह जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यह ड्रिलिंग मशीन के आर्बर में चला जाता है। यह वाला जो हिस्सा है ये कहां जाएगा, सॉरी, ड्रिलिंग मशीन की स्पिंडल में चला जाएगा। आर्बर का यह जो ऊपर वाला टेपर हिस्सा है, यह आर्बर का हिस्सा कहां चला जाएगा, ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल के अंदर चला जाएगा। और जो ये दूसरा हिस्सा है, तो ये जो हमारा ड्रिल चक है, देख रहे हैं ड्रिल चक में भी होल बना हुआ है। तो ये जो नीचे वाला टेपर वाला हिस्सा है यह कहां जाएगा, तो इसके ऊपर ड्रिल चक लगेगा। इसी के ऊपर क्या लगता है, वहां पे जो फिगर दिख रहा है आपको, यह जो फिगर है किसका है, ड्रिल चक का है। इसी के अंदर ड्रिल बिट पकड़ी जाती है। तो जो ड्रिल चक है वह नीचे वाले हिस्से, आर्बर के नीचे वाले हिस्से पे, और आर्बर के ऊपर वाला हिस्सा कहां जाएगा, ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल के अंदर जाएगा। क्लियर हुआ। तो ड्रिल चक को हमने यहाँ आर्बर पे यहाँ पकड़ लिया। अब क्या होगा, अब ड्रिल चक में या हमारे नीचे 3 जबड़े बने होते हैं, जबड़े टाइप के। ठीक है, ये खुलते हैं और बंद होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, उसी में ड्रिल बीट को पकड़ा जाता है। तो इसके अंदर जो ड्रिल चक में ड्रिल बीट पकड़ी जाती है, देखिए इसका साइन क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और जबकि जो स्पिंडल में पकड़ा जाता है डायरेक्ट ड्रिलिंग मशीन के, उसकी सैंक टेपर में होती है। तो यहाँ पे देखिए समांतर सैंक वाले ड्रिल बीट ड्रिल चक के अंदर पकड़े जाते हैं। और ड्रिल चक में 3 हमारी इस तरह से जॉब बने होते हैं। तो ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, तो उसके लिए यह की होती है। यह जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक की। कि ये जो ड्रिल चक है, चक का यह की है, यह होल बना हुआ है, की इसके अंदर जाती है, अंदर चली जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या दांते कटे हुए हैं और इस पे भी आपको पिनियन टाइप पे लगा हुआ है। यह दांता इसमें फंस जाता है। जब इसको हम लोग हैंडल करके घुमाते हैं तो इसको, इस दांते को यह गोल गोल घुमाता है और इसके जबड़े खुलते हैं। और फिर जब इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो जबड़े बंद होंगे। तो इसी की मदद से इसके जबड़े को खोला और बंद किया जाता है। जबड़े खोल के ड्रिल बीट को इसके अंदर डाल देते हैं, चक के अंदर, चक के जबड़े के अंदर, फिर इस की मदद से इसको टाइट कर देते हैं। समझ में आया। ड्रिल बीट क्या है, तो देखिए ड्रिल बीट का फिगर हो गया, यह चक्की का फिगर हो गया, ठीक है, और ये हमारा ड्रिल चक हो गया, और ये हमारा आर्बर हो गया। सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, बिल्कुल आसान है। चलिए अगला कह रहा है कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। देखिए ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब आपका हैंड रिमर मशीन रिमर आया था, मैंने बार बार आपको डिफरेंस बताया था हैंड रिमर और मशीन रिमर में। जिन्होंने ध्यान से पीछे के ऑप्शंस देखे होंगे अब तक उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोग ऐसे थे जिनको याद आ गया था कि हाँ ये तो क्वेश्चन सर ने पहले बताया था, वहां पे हैंड रिमर और मशीन रिमर में डिफरेंस बताया था और आप तुरंत देखते ही कर लिए थे।
मुझे उम्मीद है आप लोग को याद होगा। मैंने आपको बताया था कि हैंड ड्रिमर और मशीन ड्रिमर में मेन क्या डिफरेंस है कि हैंड ड्रिमर जो होता है उसकी सैंक पैरेलल होती है, मशीन ड्रिमर की सैंक टेपर में होती है। हैंड ड्रिमर का जो टैग होता है वो टैंग होता है, जो हैंड ड्रिमर की जो टैंग होती है वो स्क्वायर होती है, जबकि मशीन ड्रिमर की टैंग चपटी होती है। और मैंने एक और बताया था कि जो हैंड ड्रिमर की लीड होती है वह टेपर लीड जो होती है वो लंबी होती है, जबकि मशीन ड्रिमर की टेपर लीड छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा भी है कि एक लंबा टेपर लीड किसमें होता है, किसमें होता है, हैंड ड्रिमर में होता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, यह हमारा जो फिगर है यह वाला किसका है, हैंड ड्रिमर का है, जबकि इसके बगल में जो यह वाला फिगर है यह मशीन ड्रिमर का है। यह हैंड ड्रिमर का हो गया, वह मशीन ड्रिमर का हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, इसमें देखिए स्क्वायर बनाया गया, इसकी क्या है, यह टैंग हो गई। टैंग कैसी है, हैंड ड्रिमर की स्क्वायर है, मशीन ड्रिमर की टैंग कैसी है, चपटी है। इसका टैंग स्क्वायर क्या है, यह टैंग है, जबकि इसके टैंग की बात की जाए, इसके टैंग की बात की जाए तो यह चपटी है। ठीक है, यह देखिए सैंक हो गया, यह सैंक, सैंक कैसा है इसका, इसका जो सैंक है वह समांतर है। सैंक इसका कैसा है, पैरेलल है, समांतर है, जबकि इसकी सैंक देख रहे हैं, इसका जो सैंक है हमारा कैसा है, टेपर है। भाई सैंक इधर देखिए चौड़ा, इधर पतला, तो सैंक टेपर में। और जो लास्ट मैंने बताया था टेपर लीड, इसकी देखिए यहाँ पे क्या यह बराबर है, पर यहाँ से देख रहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टेपर में बनाया गया, दोनों साइड इधर भी और उधर भी है, क्या इतना लंबा टेपर बनाया गया। जबकि मशीन ड्रिमर में देखिए ये बहुत हल्का सा यहाँ और यहाँ बहुत थोड़ा सा टेपर है, और हैंड ड्रिमर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टेपर है। तो देख रहे हैं हैंड ड्रिमर में जो टेपर लीड है वो लंबी है, जबकि मशीन ड्रिमर में बहुत थोड़ा सा है। तो ये चीज पूछा था किसकी लंबी होती है, तो हमने बताया टेपर लीड हैंड ड्रिमर की लंबी होती है, आप फिगर में भी देख रहे होंगे, और मशीन ड्रिमर भी आपने देख लिया। सॉकेट ट्रिमर क्या है, तो यह वाला जो फिगर है आपका, यह हमारा सॉकेट ट्रिमर का है। किसका है, सॉकेट ट्रिमर का जो लास्ट वाला फिगर है, मैंने आपको बताया था आंतरिक मॉड्स टेपर की रिमिंग करने के लिए। आंतरिक मॉड्स टेपर मतलब कहीं जहां होल के अंदर आपका क्या मॉड्स टेपर कटा हो, तो आंतरिक मॉड्स टेपर की रिमिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका हेलिकल फ्लूटेड ड्रिमर। तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह किसका, हेलिकल फ्लूटेड ड्रिमर का। इसके रास्ते देख रहे होंगे आपको घुमावदार स्पाइरल टाइप के हेलिकल आकृति में कटे हुए हैं, तो हेलिकल फ्लूटेड ड्रिमर होता है हमारा। इसका यूज किया जाता है कहीं कीवे वगैरह की रिमिंग करना हो, या किसी होल के अंदर लाइनें, कोई विशेष प्रकार की लाइनें कटी हुई हो तो उनकी रिमिंग करने के लिए हम लोग हेलिकल फ्लूटेड ड्रिमर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है, यह दिखाया गया। इसमें जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ड्रिल किए, अगर हम लोग इसकी ड्रिल करेंगे तो यहाँ देखिए इसकी या और यह दोनों क्या है, कटिंग एज है, कटिंग एज है या लिप भी कह सकते हैं। तो इधर की लिप देखिए कितनी बड़ी है, यहां से लेकर के यहां तक है, जबकि इधर वाली लिप दूसरे साइड वाली, दूसरे साइड की देख लेते हैं तो इतनी है। तो आप देख रहे हैं इधर वाली देख रहे हैं यहां से यहां तक कितना लंबा कटिंग एज है, और इधर वाला क्या है, कम है। मतलब कटिंग एज की जो लंबाई या कह लीजिए लिप की लंबाई जो है असमान है, एक बराबर नहीं है। तो अगर आप इससे किसी पार्ट में होल करना चाहेंगे, किसी पार्ट में होल करना चाहेंगे, तो यह वाला पता चला ये छोटी है तो ये इतना लंबाई के बराबर इधर होल काटेगा, लेकिन ये वाली लंबी है तो इधर ये इतना लंबा काट देगा, तो पता चला इधर कम होल। जितना भाई साइज यह था इतना साइज इधर भी रहा होता तब तो बराबर होल बना होता, इधर जितना कटा उतना इधर कटना चाहिए था। तो इधर की कटिंग एज की लंबाई ज्यादा होने की वजह से इधर का क्या होगा, इधर डाया यहां तक बढ़ जाएगा, जो कि यहीं तक होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्या हो गया, होल हमारा इतना ही बनना चाहिए था, लेकिन कटिंग एज की लंबाई बढ़ने की वजह से होल हमारा इतना ज्यादा बन जा रहा है, क्योंकि इधर कम काटेगा लेकिन यह होल ज्यादा काट देगा, जिस वजह से लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लंबाई डाया बढ़ जाएगा, डाया बढ़ गया, इसका मतलब जो हमारा होल है वो ओवर साइज का बन गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भाई इसमें जो कटिंग एज की लंबाई है वो असमान है, या कह लीजिए कटिंग एज की लंबाई एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, इस वजह से हमारा होल क्या होगा, वो सही साइज का ना बन करके ओवर साइज का बन जाएगा, तो ओवर साइज होल। ठीक है, आपका यहाँ पे रफ होल भी है। रफ होल तब होता है, देखिए एक तो कटिंग एज उसकी थोड़ी वो खुरदरी टाइप की हो, मतलब कटिंग एज खराब हो, या कह लीजिए जब हमारा क्या हो, अब ज्यादा स्पीड में चला दे या ज्यादा फीड दे दे, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो हमारे होल बनते हैं वो परिष्कृत होल नहीं बनते हैं। ठीक है, ओवर हीटेड कब होगा, तो ओवर हीटेड आप लोग जानते हैं क्लियरेंस एंगल, जो क्लियरेंस एंगल रहता है, अगर क्लियरेंस एंगल का मान क्या कम हो जाएगा तो वह उससे टकराएगा और फ्रिक्शन करेगा, तो उस केस में क्या होगी, जो हमारी ड्रिल बीट होगी वो ओवर हीटेड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष है। देखिए ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है,
ग्लेजिंग और लोडिंग ड्रेसिंग तीनों समझाया था। ड्रिलिंग क्या है तो आप लोग जानते हैं, किसी भी पार्ट में ड्रिल के द्वारा ड्रिल करना ड्रिलिंग कहलाएगा। भाई किसी भी पार्ट में होल करना है क्या कहलाएगा, ड्रिलिंग कहलाएगा। तो ड्रिलिंग को समझ रहे हैं। ग्लेजिंग क्या है तो मैंने बताया था, ग्लेजिंग जब कोई ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, वह कई सारे अब्रेसिव पार्टिकल, तीक्ष्ण धार वाले अब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर के यह जो होता है ग्राइंडिंग व्हील इस तरह से हमारा आपस में इन अब्रेसिव पार्टिकल को चिपका करके ग्राइंडिंग व्हील के रूप में बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉन्डिंग अधिक मजबूत होती है और ये ग्राइंडिंग व्हील के जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल है ना, ये हमारे क्या होता है, घिस जाते हैं। ये ऊपर वाले अब्रेसिव पार्टिकल पूरा घिस जाते हैं। तो घिसने के बाद क्या होता है कि हमारा जब यह पार्टिकल घिस जाता है ऊपर वाला, तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे ये टूट करके बाहर निकल जाता है, फिर नए कण बाहर निकल आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऊपरी पार्टिकल तो पूरा घिस गया, लेकिन घिसने के बाद ये अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है। जब स्थान नहीं छोड़ता है तो जो ऊपरी पार्टिकल एक तो घिस गए हैं तो अच्छे से कटाई भी नहीं करेंगे, और घिसने की वजह से इसकी सतह चिकनी हो जाएगी। कोई चीज घिसेंगे तो चिकनी हो जाएगी, और चिकनी होगी तो चमकदार हो जाएगी। तो इनके पार्टिकल जब घिस जाते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील के अब्रेसिव पार्टिकल घिस कर जब अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं तो वह ग्राइंडिंग व्हील चिकनी सतह वाली और चमकदार दिखने लगती है। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ग्लेजिंग बोलते थे। उसी को हम लोग ग्लेजिंग बोलते थे। लोडिंग कब बोलते हैं तो मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास अब्रेसिव पार्टिकल इस तरह से होते हैं और हम जिस जॉब को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, उस जॉब से जो होता है हमारा मेटल बुरादे के रूप में, चूड़ के रूप में निकलता है, चिप्स के रूप में निकलता है। तो जो मेटल का जो चिप्स निकलता है वह इन कड़ों में भर जाता है, इन कड़ों के बीच में भर जाता है, तो उसी को हम लोग लोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन में भी बोला कि ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए, मतलब यह जो छिद्र था बना हुआ था हल्का हल्का इनके बीच में, किनके बीच में, अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में, यह भर गया। किससे भर गया, जो हमारे जॉब घिसा गया था उसके पार्टिकल से, उनके कड़ों से यह भर गया। तो जब छिद्र भर जाएगा तो बंद हो जाएगा, छिद्र बंद हो गया मतलब लोडिंग। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ड्रेसिंग क्या है तो ड्रेसिंग का काम है वही सही करना। जैसे जब इनके बीच में हमारे यह जॉब के पार्टिकल जब भर गए हैं तो इनको बाहर निकालने के लिए हम लोग ड्रेसर यूज करते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था पीछे के फिगर में कि स्टार व्हील ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, अलग अलग टाइप के यूज किए जाते हैं जहां जिसकी जरूरत होती है। ठीक है। तो या तो हमारे ग्राइंडिंग व्हील की सतह चमकदार, मतलब ग्लेजिंग और लोडिंग दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसर यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग लिख दिया, चैटरिंग होगा ना, टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। देखिए किस कास्ट आयरन की बात कर रहा है। कास्ट आयरन के टाइप भी अलग अलग होते हैं। जनरली आपने देखा होगा जब भी हम मशीनें पढ़ते हैं तो उनके बॉडी की बात आती है तो हमेशा हम लोग कहते हैं कि मशीन की बॉडी जो जनरली रहती है जहां पे कंप्रेसिव फोर्स है, क्योंकि कास्ट आयरन की क्वालिटी वो कंप्रेसिव फोर्स अधिक सहन कर लेता है। तो ज्यादातर हमारे जो मशीनों की बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। क्यों, क्योंकि जब हमारा मशीन चलता है ना तो कास्ट उसमें वाइब्रेशन होगा, कोई भी मशीन चलेगी तो अदर मेटल की अपेक्षा कास्ट आयरन में वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए कोई भी मशीन होता है तो उसका बेस वगैरह ज्यादातर कास्ट आयरन के बनाए होते हैं। एक तो कंप्रेसिव फोर्स अच्छा सहन कर लेता है क्योंकि सारा मशीन का लोड उसके लेग पे, उसकी बॉडी पे पड़ेगा, तो वहां पे कास्ट आयरन रहेगा तो उस कंप्रेसिव फोर्स को अच्छे से सहन कर लेगा। प्लस जब मशीन चलेगी तो जो वाइब्रेशन होगा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कास्ट आयरन का क्वालिटी होता है। तो उसमें भी अलग अलग टाइप के है ना। तो जो ग्रे कास्ट आयरन है, देखिए टूल चैटरिंग का मतलब है कि जब टूल से जब कटाई की जाए तो आवाज ना आए। चैटरिंग का मतलब देखिए टूल कई बार बहुत तेज आवाज करता है इस टाइप से, तो आवाज नहीं आना चाहिए। तो वही चीज है वो किसमें होता है तो देखिए जो ग्रे कास्ट आयरन है, क्या है हमारे पास ग्रे कास्ट आयरन है। तो ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है ना, इसी में यह क्वालिटी होती है कि टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। एक तो मशीन के ज्यादातर जो मशीन के अधिकतर पार्ट जो ढलाई वाले होते हैं वह ग्रे कास्ट आयरन से, मतलब अधिकतर ढलाई वाले पार्ट इसी के बनते हैं। जो भी मशीन के ढलाई वाले पार्ट होते हैं अधिकतर ढलाई वाले पार्ट ग्रे कास्ट आयरन से ही बनते हैं। ठीक है। ऊपर से जो ग्रे कास्ट आयरन होता है इसकी मशीनिंग करना आसान होता है, मतलब इन्हें आसानी से घिसा काटा जा सकता है। मशीनिंग अच्छी होने का मतलब क्या है, मशीनिंग आसान का मतलब है कि उन्हें आसानी से काटा और घिसा जा सकता है। ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग की जा सकती है, वेल्डिंग की जा सकती है। फ्लूइडिटी अच्छी होती है। क्या अच्छी होती है, इसे पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है, कंपटीशन वाले में कई बार आ जाता है। फ्लूइडिटी अच्छी का मतलब क्या हो गया,
फ्लूडिटी, फ्लूडिटी का मतलब है कि बहाव, क्योंकि हमने आपको बताया ग्रे कास्ट आयरन ज्यादातर ढलाई वाले पार्ट्स के लिए भी यूज किया, मतलब अगर किसी पार्ट की ढलाई करनी है तो उसे पिघलाना पड़ेगा और उसको ढाल दिया जाएगा। तो फ्लूडिटी अच्छी का मतलब क्या है, बहाव अच्छा है, मतलब पिघलने के बाद अच्छी तरीके से बहता है, तो इसकी ढलाई करना चाहेंगे जिस भी सांचे में डालेंगे तो उसमें अच्छे से बह करके चारों तरफ बराबर बह करके आराम से उसमें जम जाएगा। तो फ्लूडिटी इसकी अच्छी होती है, बहने की क्षमता ग्रे कास्ट आयरन की अच्छी होती है। तो ये सब ग्रे कास्ट आयरन के क्या हो गए, क्वालिटी हो गए, ठीक है। व्हाइट कास्ट आयरन क्या है, देखिए तो व्हाइट कास्ट आयरन हमारा कठोर होता है, यह बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड। और चूंकि यह हार्ड है तो मशीनिंग कठिन होगा, मशीनिंग करना आसान नहीं होगा, मशीनिंग आसानी से नहीं होती है, या कह लीजिए मशीनिंग कठिन होता है। प्लस एक चीज और है इसमें, क्या है, दोनों को इसको अलग अलग कर देते हैं, ये यहां से अलग हो गया। एक चीज और है कि इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती है, इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती, किसकी, व्हाइट कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं की जा सकती, ठीक है, वेल्डिंग नहीं की जा सकती। अब इसके बाद देखिए बिनोडुलर कास्ट आयरन को मैं छोड़ता हूं, ये थोड़ा अलग। इसके बाद आ जाइए मेलेबल कास्ट आयरन पे। मेलेबल कास्ट आयरन क्या भाई, तो मेलेबल कास्ट आयरन में क्या होता है ना कि जब व्हाइट कास्ट आयरन को 30 घंटे 30 घंटे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट करने पर हमें मेलेबल कास्ट आयरन प्राप्त होता है, ठीक है। नोडुलर क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोडुलर वाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोडुलर कास्ट आयरन को हम लोग एक दो और नामों से जानते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोडुलर कास्ट आयरन को हम लोग जो है ठीक है डक्टाइल आयरन के नाम से भी जानते हैं, डक्टाइल आयरन, या फिर एक और नाम है इसका स्फेरॉइडल, ठीक है, ग्रेफाइट आयरन। नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार इसका नाम ही चेंज कर देता है या नाम ही पूछ लेता है कि अन्य किस नाम से जानते हैं, ये इसका नाम है, ठीक है, इसका नोडुलर कास्ट आयरन का। यह भी हमारा मेलेबल कास्ट आयरन की तरह होता है, लेकिन यह बिना हीट ट्रीटमेंट के बनता है। यह भी थोड़ा नोडुलर कास्ट आयरन किससे मिलता जुलता होता है, मेलेबल कास्ट आयरन से मिलता जुलता है, लेकिन यह बिना हीट ट्रीटमेंट के बनता है। और एक चीज इसमें हम लोग देखेंगे, नोडुलर कास्ट आयरन, ठीक है, कहां यूज होता है, कृषि यंत्र बनाने में, कहां, कृषि एग्रीकल्चर के कृषि के उपकरण, कृषि यंत्र बनाने में, हल वगैरह हो गया जो कृषि वाले यंत्र हैं, ठीक है। चलिए सारी चीजें हो गई, यहां पे नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला कह रहा है रॉट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग करते हैं। देखिए अलग अलग भट्टियां यूज की जाती है, ये अभी मैं आपको पहले बता रखा हूं। रॉट आयरन का मतलब पिटवा लोहा, मैंने आपको बताया था प से पिटवा और प से पुडलिंग फर्नेस, प से पिटवा और प से पुडलिंग फर्नेस। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए आप पुडिंग लिख दिया है, एल साइलेंट कर दिया, तो पुडिंग फर्नेस देख लीजिए, यहाँ पे एल को साइलेंट कर रखा, तो पुडिंग फर्नेस बोल दिया, ठीक है। तो वही प से रॉट आयरन का मतलब क्या, पिटवा लोहा, प से पिटवा लोहा, प से पुडिंग फर्नेस, मतलब पुडिंग फर्नेस से हमें क्या मिलता है, पिटवा लोहा प्राप्त होता है। जब पिग आयरन को पुडिंग फर्नेस में हम लोग गर्म करते हैं तो हमें पिटवा लोहा मिलता है, ठीक है। सबसे शुद्ध लोहा वही होता है रॉट आयरन, 99% तक इसमें जो है आयरन होता है, बहुत कम कार्बन होता है। ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्राप्त होता है, तो ये हम लोग बात किए थे, ब्लास्ट आयरन फर्नेस से हमें पिग आयरन मिलता है, मतलब कच्चा लोहा मिलता है। और इसी पिग आयरन को जब पुडलिंग फर्नेस में गर्म करते हैं तो हमें रॉट आयरन मिलता है। और इसी पिग आयरन को जब कपोला फर्नेस में गर्म करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा कपोला से कास्ट, मैंने बताया था क से कपोला और क से कास्ट आयरन, याद करने का तरीका बताया था आप लोगों को। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की बात करें तो स्टील प्राप्त करने के लिए, स्टील को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूज करते हैं, क्योंकि देखिए कार्बन की मात्रा पिग आयरन वगैरह में ज्यादा होती है। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% है, पिग आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी है, 2 से 4% है। जबकि स्टील में जनरली आप देखते हो हाई कार्बन स्टील जो होती है हमारी, उसमें की कार्बन की मात्रा मैक्सिमम 1.8% तक होती है। स्टील में मैक्सिमम 1.8% तक कार्बन की मात्रा होती है हाई कार्बन स्टील में, जबकि पिग आयरन में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, 2 से 4% तक कास्ट आयरन की तरह होती है ना, ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें अब इसमें देखिए भाई कार्बन की मात्रा पिग आयरन में ज्यादा है, स्टील बनाने के लिए हमें कम कार्बन चाहिए, 1.8 1.2 जो भी आएगा उसकी स्टील बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा पिग आयरन में कार्बन की मात्रा घटाते हैं। क्या करते हैं, पिग आयरन में कार्बन की मात्रा घटाकर स्टील प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला कह रहा है जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। मैंने अयस्क के बारे में पहले ही बता रखा है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने बताया था जैसे हमारा लोहा हो गया, तांबा हो गया, जो भी है मतलब जिंक, जस्ता, एल्युमिनियम कुछ भी, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन सब चीजों का कोई पेड़ नहीं होता है। लोहे का, एल्युमिनियम का, कॉपर का कोई भी पेड़ नहीं पाया जाता है। या जो हमारा एल्युमिनियम जस्ता कहां से मिलता है, तो ये खनिज मतलब खुदाई करने पे प्राप्त होता है। तो जब खुदाई करते हैं तो ऐसा भी नहीं कि आप कहीं खुदाई करोगे तो वहां से जिंक निकल आया, कहीं खुदाई किया आपने वहां तांबा निकल आया, ऐसा भी नहीं होता है। जब आप खुदाई करते हो तो जो हमें मिलता है ना, वो अशुद्धि के रूप में, मतलब हमें प्योर तांबा या प्योर जिंक नहीं प्राप्त होता है, वो हमें अयस्क के रूप में मिलता है। मतलब जिस रूप में वो हमें मिलता है उसको अयस्क कहते हैं। अयस्क का मतलब वो अशुद्धि के रूप में, उसमें तांबा है और कुछ अशुद्धि भी मिली हुई है। तो जब हम वो अयस्क को जब हम शुद्ध करते हैं तब उसमें से हमें कुछ मात्रा में जिंक, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम जिसका भी अयस्क होगा वो हमें प्राप्त होगा। तो मतलब खुदाई करने पे वही पूछ रहा है कि अयस्क, अगर मान लीजिए हमें जिंक निकालना, जिंक चाहिए, तो कौन से अयस्क से प्राप्त होता है। तो जिंक हमें प्राप्त होता है किससे, कैलेमाइन से। जिंक किससे प्राप्त होता है, कैलेमाइन से। ठीक है, देखिए जिंक प्राप्त करने के और भी 2-3 है, जैसे जिंकाइट से प्राप्त होता है। जिंकाइट से जिंक हमें लगभग ना 80% मिलता है। ये भी बात करें जिंक ब्लेंड, इससे भी जिंक, ये भी अयस्क है, ये सब अयस्क है। तो जब हम चट्टानों की खुदाई करेंगे ना तो वहां पे हमें यह अयस्क मिलेंगे, जिंकाइट मिलेगा, जिंक ब्लेंड मिलेगा। इसको जब शुद्ध करेंगे तब हमें जिंक प्राप्त होगा। तो ये जो जिंक ब्लेंड होता है ना, इससे हमें 67% तक, इसको जब शुद्ध करते हैं तो 70% उसमें से हमें क्या प्राप्त होता है, जस्ता प्राप्त होता है, जिंक प्राप्त होता है। उसके अलावा हमारा क्या है, कैलेमाइन, जो कि यहाँ पे है। कैलेमाइन से हमें कितना परसेंटेज मिलता है, तो कैलेमाइन से लगभग 54%। ठीक है, 54% हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक प्राप्त होता है। एक और है हमारा फ्रैंकीनाइट। फ्रैंकीनाइट से हमें कितना प्राप्त होता है, तो 6.18%। इनसे जिंक प्राप्त होता है। ये हमारे सारे अयस्क किसके हो गए, जिंक को प्राप्त करने के। ये चारों अयस्क, इन चारों से हमें जिंक प्राप्त होता है। तो मैंने सबका बता दिया, कुछ और अगर ऑप्शन में आए तो भी आप सही कर पाओ। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से हमें मिलता है एल्यूमिनियम। क्या मिलता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, वही बात किया जाए गैलेना, तो गैलेना से हमें लेड प्राप्त होता है, सीसा, लेड प्राप्त होता है ना, जिसको हम लोग क्या सीसा कहते हैं। गैलेना से प्राप्त होता है, गैलेना नमक अयस्क से, या फिर लेड ग्लांस से भी प्राप्त होता है। एक और अयस्क होता है गैलेना और लेड ग्लांस, ये 2 अयस्क है जिससे हमें मिलता है ना। लेड सल्फाइड भी होता है, कैसिटेराइट या टीन स्टोन, 2 अयस्क है, कैसिटेराइट या टीन स्टोन। इन दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो इन दोनों से हमें प्राप्त होता है टीन। तो ये टीन स्टोन और कैसिटेराइट टीन का अयस्क है। तो मैंने आपको सबका बता दिया। यहाँ पे जस्ता का पूछा था और कैलेमाइन वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस को जांचने के लिए। बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस मतलब बियरिंग में जैसे इनर रेस है, आउटर रेस है, उसको जहां लोग बियरिंग हाउसिंग लगाएंगे तो उनका क्लियरेंस चेक करना है। क्लियरेंस चेक करने का मतलब गैप चेक करना कि जहां पे फिट करने के बाद उन पार्ट्स के बीच में कितना गैप आ रहा है, कितनी जगह बच रही, कितना क्लियरेंस है। तो क्लियरेंस को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फीलर गेज। मैंने आपको पहले भी बताया था, फीलर गेज का मतलब फील हो जाना, भर जाना, जहां गैप होगा उसके बीच में भर जाएगा, फील हो जाएगा, और फिर उसको बता देगा कि वहां पे कितना गैप है। तो फीलर गेज कहते हैं। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे और थिकनेस गेज भी बोलता है, मोटाई गेज। फीलर गेज को कहीं कहीं पे क्या थिकनेस गेज भी बोल देता है, मोटाई गेज। ठीक है, तो जो हमारे पास मान लीजिए 2 पार्ट है इस तरह से, एक पार्ट यह हो गया और एक पार्ट यह हो गया, दोनों पार्ट के बीच में मान लीजिए थोड़ा गैप। अब एक गैप कितना है, क्लियरेंस कितना है, हमें चेक करना है। तो ये देखिए ऐसे होता है मेरे पास, ये फीलर गेज का फिगर है। किसका फिगर है, फीलर गेज का फिगर है। इसमें कई सारी ब्लेड होती है और सभी ब्लेडों पे देख रहे हैं इनका जो है मान अंकित होता है कि यह 0.10 मोटी है, या 0.15 mm मोटी है, या 0.20 मोटी है, मतलब इनका वो अंकित रहता है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मान लीजिए इनमें गैप कितना, तो हम इसको ब्लेड को डालेंगे। मान लीजिए 0.10 वाला इसमें लूज आ रहा है,
0.15 थोड़ा टाइट आ रहा है, 0.20 इसके अंदर जा ही नहीं रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये नहीं जा रहा, तो इसके जस्ट पीछे वाला जो है 0.15 उसके बराबर के यहाँ पे गैप होगा। तो हम लोग इस ब्लेड के ऊपर की थिकनेस पढ़ लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि गैप कितना है। कभी कभी क्या होता है गैप ज्यादा है तो हम 2 या 3 ब्लेडों को भी एक साथ मिला करके इसमें डाल सकते हैं, फिर बाहर निकाल करके तीनों ब्लेड की माप को पढ़ करके उनको आपस में ऐड कर देंगे, तब भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्टील रूल, तो यह फिगर स्टील रूल का है, बिल्कुल सिंपल स्टील रूल आप लोग देखे होंगे। नॉर्मल हमें लंबाई चौड़ाई नापने के लिए स्टील रूल का यूज करते हैं। ये इसके द्वारा जो एक्यूरेसी होती है 0.5 mm की एक्यूरेसी में यह माप हमें दे सकती है। डेप्थ गेज, तो ये वाला जो फिगर है हमारा डेप्थ गेज का है, जो ये फिगर आपको दिख रहा है ना, यह ऑप्शन सी वाला फिगर है डेप्थ गेज। डेप्थ गेज का मतलब गहराई मापने, नाम में डेप्थ गेज गहराई मापने के लिए। यह जो हिस्सा है ना, मान लीजिए कोई जॉब है इस तरह से, या कोई ब्लाइंड होल हो, क्या हो ब्लाइंड होल हो, उसके लिए भी यह काम आता है। कोई ब्लाइंड होल मतलब आर पार होल ना हो, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, यह जो दोनों हिस्सा है ना, वो दोनों हिस्सा इसका आकर के यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे वह दोनों हिस्सा आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा और इस तरह से फिर हमारा होता है, और इसमें से ब्लेड रहती है, ब्लेड का अंदर चला जाता है, यह इसके इस पर ऊपर नीचे सरकता है, तो यह दोनों हिस्सा आकर के यहाँ जाके ऊपर बैठ जाएगा और ये जो ब्लेड है सरक करके इसके अंदर चली जाएगी, यहाँ टकरा जाएगी, जब टकरा जाएगी टाइट कर लेंगे, फिर यहाँ इसमें माप पढ़ लेंगे कि ये कितना अंदर गया था, कितनी गहराई है। तो इस तरह से किसी जॉब की डेप्थ निकालने के लिए डेप्थ गेज का यूज करते हैं। या फिर कहीं भी ब्लाइंड होल हो, मतलब आर पार होल ना हो, तो उसके होल के अंदर भी चली जाएगी और उसके होल को बता देगी साइज क्या, कितनी गहराई तक होल हुआ है। लास्ट है आपका क्या, वर्नियर कैलिपर, तो यह वाला जो फिगर है हमारा किसका है, वर्नियर कैलिपर का है। इस वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यह बाहरी जॉब को, यह हिस्सा क्या करता है, यह आपका एक्सटर्नल जॉब है जो किसी जॉब की बाहरी डायामीटर को, बाहरी लंबाई चौड़ाई मोटाई को माप सकता है। यह वाला जो हिस्सा होता है यह इंटरनल जॉब होता है, यह किसी जॉब के आंतरिक माप को, किसी स्लॉट के आंतरिक खाता है, होल के आंतरिक डाया को इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर गहराई मापनी है तो ये पीछे इसके दिया गया होता है, यह जो ब्लेड है, इस ब्लेड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो पीछे निकला हुआ है आपका, इसकी मदद से हम लोग उसकी गहराई को माप सकते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या, इसमें तीनों जो वर्नियर कैलिपर है, बाहरी माप ले सकता है, आंतरिक माप ले सकता है और गहराई भी माप सकता है, तीनों का प्रबंध किया गया है इस वर्नियर कैलिपर के अंदर। यह जो है 0.02 mm की शुद्धता में, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी में माप देता है, 0.02 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह देखिए जो आपको दिख रहा है फिगर में ना, यह आपका टैप एक्सट्रैक्टर है। क्या है यह जो है फिगर में, यह आपका क्या है, यह है हमारे पास जो टूल है, इसको कहते हैं टैप एक्सट्रैक्टर। टैप एक्सट्रैक्टर का मतलब क्या हो गया, कोई अगर टूटा हुआ टैप है, टैप क्या है तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अभी पता चल जाएगा। टैप है आपका किसी भी जॉब के अंदर जो आंतरिक चूड़ी काटा जाता है, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। इंटरनल थ्रेड मतलब किसी होल के अंदर हमें आंतरिक चूड़ी काटनी है, इंटरनल थ्रेड बनाना है, तो उस थ्रेड को बनाने के लिए टैप नामक टूल का यूज, बाहरी चूड़ी काटने के लिए डाई, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए टैप यूज किया जाता है। तो जिस टैप से हम चूड़ी काट रहे होते हैं, कभी कभी टैप क्या होता है, चूड़ी काटते समय जॉब पे टूट जाता है, तो जब हमारा टैप टूट जाता है तो उस टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए हम लोग टैप एक्सट्रैक्टर यूज करते हैं। टैप एक्सट्रैक्टर मतलब टैप को निकालने वाला। ठीक है, कब निकालने की जरूरत पड़ेगी, जब टैप हमारा टूट जाएगा जॉब पे प्रोसेस करते समय। तो देखिए यहाँ फिगर में भी दिखाया गया, नीचे क्या दिखाया गया कि ये जॉब है हमारा, और जॉब में देखिए ये टैप है, 1 2 3 4, ये चारों क्या है, तो चारों जो उसमें आपके फ्लूट टाइप के सीधे बने होते हैं, तो ये फ्लूट टाइप के इसमें बना हुआ है ना। तो ये जो है हमारा क्या है, कह सकते हैं ब्रोकन टैप है, मतलब टूटा हुआ ब्रोकन टैप। ये जॉब के अंदर जो है टूटा हुआ टैप फंस गया है, तो 4 इसमें जो है फ्लूट टाइप के बने हुए सीधे सीधे। अब इनमें क्या होगा, तो इसमें भी देखिए जो हमारे पास ये टैप स्ट्रक्चर है, यह ब्रोकन टैप था, तो इस टैप को हमें निकालना है, टूटे हुए टैप को निकालना है, तो हमारे पास टैप एक्सट्रैक्टर। इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 4 फिंगर है, यह चारों फिंगर, इसको फिंगर बोलते हैं। जो पूछ भी रखा था कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं क्या, फिंगर्स। तो 4 फ्लूट कटा हुआ, 4 फिंगर भी है, चारों फिंगर इस फ्लूट के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद यह क्या होता है, इसको कॉलर कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो ये पुश डाउन, नीचे ऊपर सरकता है, पुश डाउन या कॉलर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्क्वायर हेड है, भाई स्क्वायर आकृति है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको टैप पिंच वगैरह में डाल करके इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर हेड हो गया, कॉलर हो गया और फिंगर्स हो गए। और ये हमारी अगर इसको देखा जाए तो ये हमारी नॉर्मली क्या है, ये इसकी बॉडी है,
सारे पार्ट्स के नाम मैंने आपको बता दिए। तो देखिए यहाँ पे यह पुश कॉलर क्या है, कॉलर मतलब ये ऊपर चला जाता है, जो ऊपर जाएगा तो हमारा ये जो फिंगर है फैल जाएगा, तो फिंगर को आराम से इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद कॉलर इसलिए पुश डाउन लिखा हुआ कि नीचे भी सरकता है, फिर कॉलर को सरका करके नीचे हम लोग जॉब के नजदीक लाएंगे तो ये फिंगर अपने आप एक दूसरे क्लोज आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो फिंगर फैल जाएगा। और जब इसमें डालने के बाद, टूटे हुए टैप के अंदर डालने के बाद इस कॉलर को नीचे को स्लाइड करेंगे, नीचे हम लोग जॉब के नजदीक ले आएंगे तो ये फिंगर आपस में नजदीक आएंगे और टाइटली इसमें फिट हो जाएंगे। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इस टूटे हुए टैप को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सट्रैक्टर होता है। ये पूछा था यह क्या है, तो ये हमारा फिंगर्स है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्मी थ्रेड का कोड क्या है। देखिए एक्मी थ्रेड जो होता है जनरली हमारा लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे कटा होता है एक्मी थ्रेड, और उसका एंगल 29 डिग्री होता है। कितना आता है, 29 डिग्री होता है। देखिए 66 डिग्री वाले तो हम लोग जनरली अपने आईटी वगैरह में जो हमारे सिलेबस में, तो 66 डिग्री वाला तो कोई हमारा एंगल है ही नहीं किसी थ्रेड का। 55 डिग्री है, किसका है, 55 डिग्री हमारा बीएसएफ थ्रेड का है, बीएसडब्ल्यू थ्रेड का है, बीएसपी थ्रेड का। इन तीनों थ्रेड का जो एंगल है हमारा कितना है, 55 डिग्री है। बीएसएफ मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, जहां पे फाइन थ्रेड का मतलब क्या, महीन थ्रेड होते हैं, मतलब थ्रेड नजदीक नजदीक होते हैं, जहां पे ज्यादा कंपन वाले स्थान होते हैं, वाइब्रेशन वाले स्थान होते हैं मोटर वगैरह में, ऐसी जगहों पे बीएसएफ थ्रेड यूज की जाती है जिसका एंगल 55 डिग्री होता है। बीएसडब्ल्यू ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ कहते हैं, ठीक है। बीएसपी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, मतलब यह थ्रेड पाइप पर काटी जाती है, नाम में ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो यह थ्रेड कहां काटी जाती है, पाइप पे काटी जाती है, और इसका भी एंगल 55 डिग्री होता है। 45 डिग्री किसका होता है, तो जो 45 डिग्री होता है हमारा ना, यह होता है त्रिभुज वाली आकृति होती है उस थ्रेड का, ठीक है। ठीक है, थ्रेड की आकृति कैसी होगी, जो हमारी 45 डिग्री होती है वह थ्रेड जो होता है उसकी आकृति लगभग त्रिभुज की आकृति की होती है। कैसी आकृति होती है, त्रिभुज की आकृति की होती है, और उसका जो इस तरह से बनता है, ठीक है। और इसका जो एक एंगल होता है ना इधर वाला, एक एंगल हमारा, एक इधर हो गया एक इधर, दो एंगल बनता है इसमें। तो एक एंगल 85 डिग्री या फिर 90 डिग्री का होगा। दो एंगल होंगे हमारे, एक कितना होगा 85 डिग्री का होगा या फिर 90 डिग्री का होगा, और जो दूसरा हमारा एंगल होता है ना वो होता है आपका कितना का, 45 डिग्री वाला। कितने का होगा, 45 डिग्री का। तो वही हमसे पूछा भी था कि जो भाई एंगल है हमारा वो कितना रहेगा, तो 45 डिग्री रहेगा। और इस थ्रेड को क्या कहते हैं, ठीक है, बट्रेस थ्रेड, ठीक है, जो कि हम लोग कहां पे, लेग वाइस वगैरह पे हमारा जो बड़ी वाइस होती हैं उस पर यह कटा होता है, बट्रेस थ्रेड। तो यह बट्रेस थ्रेड होती है जो त्रिभुज की आकृति की होती है। इसका एक एंगल 85 डिग्री या 90 डिग्री का होता है, दूसरा 45 डिग्री का होता है। तो 45 डिग्री वाला कई बार एग्जाम में ऐसे ही आता, पूछेगा बट्रेस थ्रेड का एंगल कितना है, और आपको ऑप्शन में 45 डिग्री दिखेगा, तो आपको 45 डिग्री, 85 या 90 वाला नहीं देगा, 45 डिग्री वाला दे देता है। तो 45 डिग्री जहां दिखे तो आप समझ जाइए किसकी बात कर रहा है, बट्रेस थ्रेड की बात कर रहा है। नेक्स्ट वाले पे लेंगे। अगला कह रहा है कि डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है। देखिए डाई स्टॉक मैंने बताया था अभी कि डाई का काम है बाहरी चूड़ी काटना, टैप का काम है आंतरिक चूड़ी काटना। तो यहाँ पे ये जो फिगर है मैंने ले रखा, फिगर देखिए मैंने अलग से लिया है, क्वेश्चन नहीं दिया। फिगर यह जो है ये हमारे पास डाई है, कौन सी डाई है, देखिए बीच में कटा हुआ है, इसको हम लोग स्प्लिट डाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिट डाई बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्प्लिट डाई है। और डाई को पकड़ के घुमाने के लिए, जिसमें डाई को पकड़ करके घुमाते हैं उसको डाई स्टॉक कहते हैं, मतलब डाई का स्टॉक करने वाला, डाई को पकड़ने वाला, डाई को रखने वाला, उसको डाई स्टॉक बोला जाता है। और जिससे चूड़ी काटते हैं उसको डाई बोला जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है डाई स्टॉक का, जिसमें सेंटर स्क्रू, तो देखिए यह वाला डाई स्टॉक है, इसमें क्या है देख रहे हैं बीच में सेंटर स्क्रू और दो साइड स्क्रू। एक सेंटर जो बीच में है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीच वाले को सेंटर स्क्रू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर स्क्रू। और जो यह साइड वाला है यह हमारा क्या हो जाएगा, साइड स्क्रू। और इधर भी देख रहे हैं एक स्क्रू ये भी साइड में है, तो ये दोनों दो साइड स्क्रू हो गए और एक हमारा सेंटर स्क्रू हो गया, ठीक है। तो
अब हम क्या करते हैं, ये जो डाई है वही पूछा है कि सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है। मैं दोनों को बताता हूँ, साइड स्क्रू का क्या लाभ है, सेंटर स्क्रू का। तो देखिए ये जो डाई है हमारा, इस डाई को हम लोग इसके बीच में रखेंगे, तो देखिए इसके बीच में डाई रखी गई है। जब उस डाई को हमने इसके बीच में रखा है तो देखिए ये दोनों जो थ्रेड है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों थ्रेड, ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे हमें दिख रहा है, साइड वाला ये दोनों हिस्सा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाई का दोनों हिस्सा। ऊपर जो स्प्लिट कटा हुआ है, देखिए कटा हुआ भाग यहाँ दिख रहा है। तो यह क्या फायदा होता है, तो देखिए जब दोनों साइड स्क्रू को हम लोग टाइट करते हैं तो यह साइड स्क्रू क्या करता है, डाई को मजबूती से पकड़ लेता है। मतलब डाई को पकड़ने के लिए डाई स्टॉक में साइड स्क्रू यूज किया जाता है, साइड स्क्रू दबा के पकड़ लेता है। आप देखेंगे यहाँ होल भी बना हुआ है, जो डाई में क्या है, एक होल यहाँ बना हुआ है, एक होल यहाँ बना हुआ है। इन दोनों होल में क्या होगा, यह साइड स्क्रू चला जाएगा और इस डाई को अच्छे से पकड़ लेगा। तो साइड स्क्रू का यूज किस लिए हुआ, डाई को डाई स्टॉक में पकड़ने के लिए। सेंटर स्क्रू का क्या काम है, तो देख रहे हैं हम बीच में स्लॉट स्प्लिट कटा हुआ है, यहाँ बीच में कटा हुआ है, यह जो कटा हुआ भाग है इसी सामने हमारा सेंटर स्क्रू आ रहा है। जब हम सेंटर स्क्रू को टाइट करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में जाएगा, साइड स्क्रू दोनों जगह यहाँ पकड़ रखा है, सेंटर स्क्रू इसके बीच में जाएगा, यहाँ टाइट करने पर इस स्लॉट के बीच में जाएगा। जब सेंटर स्क्रू बीच में घुसेगा तो इसको फैलाएगा, फैलाएगा मतलब इसका साइज बढ़ेगा। भाई सेंटर स्क्रू जब इसके बीच में जाएगा जबरदस्ती तो इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इसका क्या होगा, साइज बढ़ेगा। मतलब हमारा जो डाई स्टॉक है, डाई है, डाई का साइज बढ़ जाएगा। और जब हम स्क्रू को लूज करेंगे तो डाई का साइज कम हो जाएगा। तो यह किस लिए यूज किया जा रहा है, गहराई को समायोजित करने के लिए। जब हम साइज को बढ़ाएंगे तो किसी रॉड पर अगर काट रहे हैं, साइज बढ़ गया तो कम गहराई का थ्रेड काटेगा, साइज घटेगा। जब हम साइज को कम करेंगे, स्क्रू ढीला करेंगे तो ये नजदीक आएगा, जब नजदीक आएगा तो अधिक गहराई का थ्रेड काटेगा। ठीक है, तो वही है कि सेंटर स्क्रू किस काम में आया, जो हम गहराई काट रहे हैं उसकी गहराई को समायोजित करने के लिए हमने स्क्रू टाइट कर दिया, ये बड़ा हो गया, फैल गया थोड़ा साइज, तो कम गहराई की थ्रेड काटा, हमने स्क्रू को लूज कर दिया तो टाइट होकर नजदीक, लूज करने पे आपस में नजदीक आ गया, नजदीक आएगा तो अधिक गहराई का थ्रेड काटेगा। तो वही है, किस लिए है, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। किसका काम है, सेंटर स्क्रू का काम है। चलिए, कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम बताए। देखिए यह फिगर दे रखा है और यह पूछ रखा है ना, यह स्क्रू दिखा रखा है, थ्रेड दिखा रखा है, और यह यहां से यहां यह फिगर खींच करके फिर ये एंगल बना दिया और पूछ रखा है भाई कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आपको मालूम है, हम लोगों ने पहले भी बात किया कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। जो अंदर वाला हिस्सा है इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और क्रेस्ट हो गया यह हमारा, और रूट हो गया, क्रेस्ट और यह रूट हो गया। क्रेस्ट रूट को जो ये मिलाने वाली लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। तो एक फ्लैंक इधर भी, एक फ्लैंक इधर भी, दोनों फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड एंगल बोलते हैं। तो वही देखिए, एक फ्लैंक इधर, एक फ्लैंक, दोनों फ्लैंक के बीच का एंगल है तो वो क्या कहलाएगा, थ्रेड एंगल कहलाएगा। रूट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया जो अंदर वाला हिस्सा है थ्रेड का, यह रूट कहलाता है। यह रूट कहला, सॉरी इधर रूट कहलाएगा ना, जो अंदर वाला हिस्सा रूट कहलाएगा। क्रेस्ट क्या था, जो ऊपर, क्रेस्ट का मतलब शिखर, तो ऊपरी हिस्सा शिखर और अंदर वाला हिस्सा रूट। ठीक है, पिच क्या है, देखिए एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो सीधी दूरी होती है ना, यही हमारा क्या होता है, पिच होता है। यही हमारा क्या होता है, पिच होता है। क्लियर। चलिए, मैंने पहले भी वैसे क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने पूरा बताया था डिटेल में। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति का वर्णन करता है। देखिए यहाँ भी जो ऑप्शन दिया सबको बताते हैं। फ्लैंक क्या है, तभी उन्होंने बात किया कि यह क्या हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्रेस्ट होता है। क्या होता है, क्रेस्ट होता है। अंदर वाला जो हिस्सा है हमारा, यह क्या होता है, रूट होता है। ऊपर वाला क्रेस्ट, अंदर वाला रूट। और फ्लैंक क्या होगा, देखिए ये क्रेस्ट हो गया, यह रूट हो गया। क्रेस्ट और रूट को जो मिलाने वाली लाइन होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। गहराई क्या होगी, तो देखिए यह जो हमारा क्रेस्ट हो गया, क्रेस्ट से लेकर के रूट तक की जो सीधी दूरी होती है ना, यही हमारा क्या होती है, गहराई होती है, या कह लीजिए डेप्थ होती है। आ रहा समझ में ना, क्रेस्ट से लेकर के, या क्रेस्ट हो गया था, क्रेस्ट से और यह रूट हो गया, यहां तक ये जो सीधी दूरी है, तो ये क्या हो गई, हमारी गहराई हो गई। और कुछ बचा, पिच। हमने पिच भी बात किया था, क्या कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक के बीच की यह जो सीधी दूरी है, ये हमारी क्या कहलाती है, यही हमारा कहलाता है पिच। बाकी आप लोग जानते ही हैं, जो सबसे ऊपर वाला जो थ्रेड का सबसे बाहरी हिस्सा ले ले, तो यह जो यहां से यहां तक यह बनता है, यही क्या बनता है हमारा मेजर डाया, बड़ा वाला डाया। और यह क्या हो गया, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की दूरी जो है ना, यह मेजर डाया। और रूट से रूट तक की जो दूरी है वह माइनर डाया। ठीक है, चलिए
डेप्थ भी हो गया हमारा, फ्लैंक भी हो गया, अब पिच भी हो गया, बचा क्या, लीड। तो देखिए ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या पूछा था, कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति का वर्णन करता है, जिसमें एक्सियल मोशन होता है, तो वह क्या होता है, लीड होता है। क्या होता है, लीड होता है। लीड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हमारा यह स्क्रू हो गया, स्क्रू पे क्या हमारा नट होगा, नट को इस स्क्रू पे चढ़ाया जाएगा, तो नट को एक चक्कर घुमाने पर वह स्क्रू पर जितना सीधी अच्छी की दूरी तय करता है वही क्या कहलाता है, लीड होता है। नट हमने ले लिया, अब इस पर क्या करेंगे, इस स्क्रू पे एक चक्कर घुमाएंगे, एक चक्कर पूरा घुमाएंगे इस नट को इस स्क्रू पे, तो एक चक्कर घुमाने पे वो जितनी दूरी इस पे तय करेगा एक्सियल में, याद है ना, तो अक्ष के साइड में एक चक्कर में वह एक्सियल गति, अच्छी गति जितनी दूरी वह तय करता है वह उसका लीड कहलाता है। जब भी हम लोग स्क्रू पर एक नट लेते हैं, उसको एक चक्कर घुमाते हैं, तो नट द्वारा उस स्क्रू पर, उसके एक्सिस पर चली गई दूरी, एक चक्कर में वो जितनी दूरी तय करता है वही दूरी उसका लीड कहलाता है। ठीक है, तो वही पूछा था कि कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में, एक पूरा चक्कर में स्क्रू की अच्छी गति का वर्णन करता है, कौन कर रहा है, लीड कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कर रहा है, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड। ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता रखा हूं। देखिए आपके क्या होता है ना, कई जगहों पे लैंड और मार्जिन अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आपके निम्न में मैंने पहले ही बताया था लैंड और मार्जिन एक ही को कहता है। जिसको मार्जिन बोलते हैं हम लोग, उसी को ये लैंड भी बोलता है, और बॉडी क्लियरेंस अलग है, जबकि मैंने आपको अलग तरीके से बताया हुआ था। ठीक है, लेकिन निम्मी में क्या हुआ, लैंड और मार्जिन के एक ही मान रखा है। यहाँ देखिए फिगर में है भी लैंड या मार्जिन क्या होता है, तो ये जो पतली सी बारीक सी उभरी हुई रेखा होती है, फिगर में दिख रहा होगा, ये अलग से जो पतली सी बारीक सी उभरी हुई रेखा होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें भी दिख रहा होगा, या पतली सी बारीक सी अलग से उभरी हुई रेखा, तो यही हमारा क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। क्या होगा, इसी को हम लोग लैंड बोलते हैं या फिर मार्जिन भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है, दो विपरीत मार्जिनों की बीच की दूरी कह लीजिए, दो विपरीत मार्जिनों का व्यास, या मार्जिन को लैंड कह रहे हैं तो दो विपरीत लैंड के बीच का व्यास होगा या मार्जिन के बीच का व्यास होगा, वही हमारा क्या होगा, और ड्रिल का डाया होगा, व्यास होगा, उसी से उसका साइज मापा जाता है, कह सकते हैं। ड्रिल बिट का साइज कैसे मापते हैं, दो विपरीत मार्जिनों के बीच की दूरी या लैंड के बीच की दूरी। तो ऑप्शन में देखिए मार्जिन ऑप्शन में आई नहीं, मार्जिन की जगह क्या दे रखा है, बिटवीन द लैंड्स, लैंड्स के बीच की दूरी, तो ऑप्शन बी हमारा फेवरेट। बाकी क्या है भाई, ये जो बीच में कटा हुआ भाग है या क्या है हमारा, या फ्लूट है, और ये हमारा जैसे अब मार्जिन या लैंड हो गया, तो इसके अलावा ये जो बाकी हिस्सा बच गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। या थोड़ा पीछे को टेपर इसलिए क्लियरेंस दिया जाता है जिससे कि पूरी बॉडी हमारा रगड़ ना खाए। ठीक है, बाकी क्या होगा, यह पॉइंट है, कटिंग एज है, तो इन कटिंग एज के बीच में जो यह एंगल बनेगा ये हमारा क्या होगा, पॉइंट एंगल होगा। बाकी स्ट्रेट सेंक वाला है। ठीक है, बाकी इधर देखिए ये स्ट्रेट सेंक वाला मैंने ले रखा है या टेपर सेंक वाला ले रखा है। स्ट्रेट सेंक कहाँ ड्रिल चक में पकड़ा जाएगा, टेपर सेंक डायरेक्ट हमारा स्पिंडल में पकड़ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है, सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है। देखिए हेलिक्स एंगल के बारे में हम लोगों ने पीछे बात किया था, और लेकिन जनरली कितना रहता है ये मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए सामान्य प्रयोजन के लिए मतलब जनरल पर्पज के लिए हम लोग ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना रखते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा है। देखिए हेलिक्स एंगल की बात हुई तो हम लोगों ने तीन टाइप के देखा था, कौन कौन था, एच एन एस, तीन था ना, कौन कौन सा था, एच था, एन था और एस था। एच वाला क्या था, तो ये हार्ड और टेनेसियस मटेरियल के लिए, हार्ड, एच से हार्ड हो जाएगा तो हार्ड एंड टेनेसियस मटेरियल के लिए। ठीक है, एन वाला एन से नॉर्मल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, लो कार्बन स्टील के लिए। और वहीं पे बात करें एस, एस से क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो सॉफ्ट के लिए एंड टफ मटेरियल के लिए, सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें होगी एच एन एस, मतलब हमारे जो होते हैं तीन टाइप के हेलिक्स एंगल वाले, एच वाले आते हैं, एन वाले आते हैं, एस वाले। एच से हार्ड एंड टेनेसियस के लिए, एन से नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, एस से सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए। इसमें एंगल की बात आती है तो जो हमारा एच वाला होता है यह 10 से 13 डिग्री, इसका एंगल कितना रहता है, 10 से 13 डिग्री। हेलिक्स एंगल की बात कर रहा हूं मैं, किसका, हेलिक्स एंगल का। कई बार अभी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि हेलिक्स एंगल हमारा किससे निर्धारित होता है, तो रेक एंगल से निर्धारित होता है। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल लो कार्बन स्टील दे रखा है, इसका जो एंगल रहता है वो 18 डिग्री से 30 डिग्री रहता है। जबकि वहीं बात किया जाए सॉफ्ट वाले का तो ये 35 डिग्री से 35 से 40 डिग्री होता है।
ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था क्या, जनरल पर्पज के लिए कितना रहता है, तो देखिए जनरल के लिए ये तो मैंने तीनों को बता दिया अलग अलग, पर नॉर्मली जो हम लोग जनरल पर्पज के लिए ड्रिल यूज करते हैं उसका हेलिक्स एंगल 27.5 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 27.5। कई जगहों पे ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा 27.5 डिग्री, ठीक है। बाकी जो 118 डिग्री है यह क्या है, तो ये ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल है या कटिंग एंगल है। जैसे ड्रिल बिट का सामान्य पर्पज के लिए, जनरल पर्पज के लिए कह लीजिए, सामान्य पर्पज के लिए जो ड्रिल का हेलिक्स एंगल था वो 27.5 था, वैसे ड्रिल बिट का सामान्य कार्यों के लिए जो पॉइंट एंगल, जनरल पॉइंट एंगल या नॉर्मल हमारा पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल होता हुआ कितना होता, तो वो 118 होता। अगर ड्रिल बिट की बात करेगा, ड्रिल बिट के पॉइंट एंगल की बात करेगा, ड्रिल बिट के पॉइंट एंगल की बात करें कि साधारण कामों के लिए ड्रिल बिट का जो पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल होता है वह कितना रहता है, 118 डिग्री रहता है। और वहीं पे पूछ ले ड्रिल बिट का हेलिक्स एंगल की बात करें कि साधारण कामों के लिए, जनरल पर्पज के लिए कितना रहता है, तो वो 27.5 डिग्री रहता है। दोनों चीज में आपको डिफरेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 69 डिग्री क्या है, तो देखिए जो आपका 118 इसी का हाफ कर देंगे, जो आपका मतलब पॉइंट एंगल बन रहा है इसी का हाफ कर देंगे तो आपका 69 डिग्री बन जाएगा। तो वही दे रखा है यहाँ पे। और 8 से 12 डिग्री क्या होता है, तो ये लिप क्लियरेंस एंगल रहता है। क्या रहता है, लिप क्लियरेंस। जो आपका लिप क्लियरेंस एंगल होता है ना ड्रिल बिट में, तो लिप क्लियरेंस एंगल जनरली 8 से 12, जबकि कई जगहों पे आपके एग्जाम में इसे 8 से 15 डिग्री भी माना गया है। कितना, 8 से 15 मानता है, क्योंकि जो 12 से 15 डिग्री होता है ना, 12 डिग्री से 15 डिग्री हमारा होता है क्लियरेंस एंगल। यह हमारा रखा जाता है किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए रखा जाता है, माइल्ड स्टील के लिए रखा जाता है। ये आपको कंपटीशन वाले एग्जाम में भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो 8 से आपके एग्जाम में कई निम्न वगैरह में कई जगहों पे 8 से 12 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन जनरली हमारा 8 से 15 रहता है, क्योंकि 12 से 15 वाला हमारा जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है ये एल्युमिनियम माइल्ड स्टील के लिए लिया जाता है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। और ये आज का मुझे लग रहा है हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन भी था, ठीक है। चलिए आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।